सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान। तो बेसिकली आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। मतलब इसमें बहुत कम पैसों में खाना मिलेगा। कितने पैसों में ये भी बताया नहीं गया है। और जो राजस्थान की सरकार है वो हर साल इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखो अभी वर्तमान में तो राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार जिसके मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। इनसे पहले थी बीजेपी की सरकार जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो उनके राज में यहाँ पे चलती थी एक अन्नपूर्णा रसोई योजना जिसमें 8 रुपए में तो भोजन मिलता था, 5 रुपए में नाश्ता मिलता था। तो अब उसे तो बंद कर दिया राजस्थान सरकार ने आते ही और उसकी जगह ये नई योजना लेकर के आ रही है जिसका नाम रखा है इंदिरा रसोई योजना। अच्छा, इस रसोई योजना से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की भी शुरुआत की गई थी। अच्छा, बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और आपको याद होगा अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है इंद्रजीत मोहंती। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक अंतरदेशीय खारे पानी की झील यहीं पर है राजस्थान में। कौन सी झील है? सांबर झील है, सांबर लेक। और वैसे अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जिसे लगून झील भी बोलते हैं वो कौन सी और कहां पर है? तो वो है उड़ीसा में। क्या नाम है उसका? चिल्का लेक उसका नाम है। और अभी राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए थे। उसके अलावा आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी और बच्चों के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके इसके लिए राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया था। अच्छा, आज के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? इंदिरा रसोई योजना। तो इसी से मिलता जुलता नाम एक बार हमने और पढ़ा था राजस्थान में ही, जब यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उसका नाम भी इंदिरा से शुरू होता है और ये भी इंदिरा से शुरू होता है। उसके अलावा कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भी बना था आपका राजस्थान। उसके अलावा जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। और अभी राजस्थान में ही ऑपरेशन डेजर्ट चेस भी शुरू किया गया था। राजस्थान में देखो 3 मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व हैं, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का। यहाँ के राजकीय पशु की बात करेंगे तो 2 हैं, चिंकारा और ऊंट। राजकीय पक्षी है गोडावन जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हो। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये आप ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिला है? सही उत्तर होगा। तो अभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्पेशल लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग एलिमेंट बनाया है जो गर्दन से लेकर पेट तक के सभी अंगों को पूरी तरह से कवर करता है। इसे मुख्य रूप से एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार किया गया है ताकि उन्हें सुइटेबल टेम्परेचर मिल सके, न ज्यादा गर्म न ज्यादा सर्दी वाला। मतलब जो बॉडी को सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है वो उन्हें हर समय मिल सके और इसको लंबे समय तक पहना भी जा सकता है और लंबे समय तक पहनने से कोई स्किन पे कोई जलन वगैरह या संक्रमण वगैरह जैसा कोई भी नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसी गारमेंट को बनाने के लिए को पेटेंट मिला है। पेटेंट मिलने का मतलब क्या हो गया? आपने कोई ऐसी यूनिक चीज बना दी जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई हो तो आपको उसका पेटेंट मिल जाएगा। आप अप्लाई कर दो, आपको पेटेंट मिल जाएगा। मतलब वो प्रोडक्ट जो आपने यूनिक बनाया है वो आपके नाम हो गया। अब सेम वैसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बना सकता बिना आपकी परमिशन के। ये होता है पेटेंट का मतलब। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो गांवों में जो बिजली चोरी होती है ना, उसको रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं यानी कि स्वयं सहायता ग्रुप्स होते हैं उनकी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। जैसे अगर कोई बिजली चोरी करता है तो आप उसकी कंप्लेन कराओ, तो उसके बाद जो उसका बिल बनेगा, जो उसका फाइन लगेगा, उसका 10% उस महिला को दिया जाएगा जिसने वो चोरी पकड़ाई है। उसके अलावा और भी कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। अगर वो कोई नए कनेक्शन करवाती है तो उस पर भी उसको इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। ये है इस योजना में। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है। आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे खुला था? भोपाल में खुला था। अब ये पॉइंट्स आपको मेरे ख्याल से रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको रट चुके हो, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है मैं आपको बार बार ये चीजें रिवाइज कराता हूं ताकि आपको ये चीजें रट जाए।
मेरा मकसद ही आपको चीजें रटाना है ताकि ये चीजें कभी आप भूलो ना, कम से कम एग्जाम तक तो ना भूलो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। कुछ योजनाएं की बात कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्ध अभियान शुरू किया था, बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी, एक दीदी वाहन सेवा भी शुरू किया था यहीं पे। उसके अलावा रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी, एक FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा चरण पादुका पहल भी शुरू की थी और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर इनकी मौत हुई है मध्य प्रदेश में। कब का डेटा है ये? 2012 से लेकर 2019 तक का। कितने बाघ मरे? 173 मरे हैं। और वैसे सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही है। और उसके अलावा याद रखना, भी एक डेटा आया था जिसमें बताया था कि शिशु मृत्यु दर के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अभी यहीं पे थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया था। उसके अलावा एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू की थी। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने ही दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा भी दिया था। अभी आपको याद भी होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस पर बैन भी लगा दिया है। इससे पहले कर्नाटक सरकार भी लगा चुकी है। अभी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और आपको याद होगा, जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, ये दोनों भी यहीं पे शुरू हुए थे। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल भी यहीं पे शुरू हुए थे। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण अभी मध्य प्रदेश न्यूज पे था, ये आपको याद रखने हैं। कुछ नेशनल पार्क्स की बात कर ले तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बाकी और भी है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 23 जून को। अच्छा, इसे हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है। और 23 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जून 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी पेरिस में, इसीलिए। और पहली बार कब मनाया था? तो 1948 में मनाया था। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा देखो, ओलंपिक की बात है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। 2020 का जो समर ओलंपिक होने वाला था, आपको पता है टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये 2021 में होगा। ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन इसके मैस्कॉट, इसके शुभंकर, क्या आपको ये पता है? ये एग्जाम में आ चुके हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्या है इसके शुभंकर? एक तो है मिराई तोबा और एक है सोमाइटी। ये है समर ओलंपिक। अगला वाला जो होना है वो 2022 में होना है, विंटर ओलंपिक होगा। वो कहाँ पे होगा? वो बीजिंग चाइना में होगा। और उसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। फिर उसके बाद का जो समर ओलंपिक होगा वो 2024 में होगा, वो होगा पेरिस फ्रांस में। फिर उसके बाद का विंटर ओलंपिक होगा वो 2026 में होगा और वो होगा मिलान कोर्टिना इटली में होगा। तो कम से कम इतना आपको याद रखना है। अब फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो इस बार भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और एक बार फिर आप लोगों से बोलूंगा। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डे में शो करने वाला हूँ, ताकि आप उनको देख देख के बोल सको। यही इनका रीजन है शो करने का, ताकि आप बोलोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो 1 जून को हमने मनाया वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को मनाया विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, फिर 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को वैसे ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। फिर 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। फिर 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फिर 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया, 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया। और याद रखना, कर्नाटक में 18 जून को ही मास्क दिवस भी मनाया गया था। फिर 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया, 20 जून को विश्व शरणार्थी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया। फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया, 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया था। और 23 जून को
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया था। तो जून में ये इंपॉर्टेंट डे हम लोग मना चुके हैं और अगर 1 जून से ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैक्सिमम पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। साथ में अगर हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे जहां पे मैं आपको पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूं, तो वहां पे मैं आपको डेज का भी रिवीजन कराता हूं। तो अब डेज वाला पार्ट आपका काफी स्ट्रांग हो गया होगा अगर सीरियसली आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस कंपनी ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का पहला ऑरल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। तो अभी कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, उसने एक नई दवा बनाई है। तो मामूली रूप से जो पीड़ित मरीज हैं, मतलब जो ज्यादा सीरियस नहीं है, उनके लिए एक एंटीवायरल दवा है फेविपिराविर, उसको फेबिफ्लू ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया है। अच्छा, ओरल वैक्सीन का क्या मतलब हो गया? मतलब ये जो वैक्सीन है इसे आप मुंह से ले रहे हो, दवाई के रूप में, लिक्विड हो सकती है, टेबलेट हो सकती है, उस रूप में। इसे कहीं इंजेक्शन वगैरह से आप नहीं यूज कर रहे हो, इसीलिए बोला गया है भारत का पहला ओरल वैक्सीन। या तो टेबलेट के रूप में लोगे या फिर लिक्विड के रूप में लोगे, मुंह से ले रहे हो मतलब। अच्छा, अभी सिप्ला जो कंपनी है उसने भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा का जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है सी प्रेमी। क्या नाम है? सी प्रेमी। बढ़ते हैं आगे। फिर किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के ब्रह्म मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में 50 से ज्यादा डिस्पेंसरी वैन 2 से 3 सप्ताह के लिए मुंबई के अलग अलग जगहों पर जाएगी और लोगों की जांच करेगी। और वैसे भी आपको पता होगा सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे भारत में देखा जाए तो। अब बात महाराष्ट्र की है तो शायद कल भी हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा था। तो ये देखिए मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल क्या है इसकी? मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? दीपांकर दत्त बने थे। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल भी शुरू की है। इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू की है। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही बना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे में अपना बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। और अभी पुणे में ही आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। अभी मुंबई में ही आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक लोनार झील अभी न्यूज में थी, ये आपकी महाराष्ट्र में है, एक क्रेटर झील है। और क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इसका पानी लाल हो गया था, इस कारण से ये न्यूज में आई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग रख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अभी मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है। ये दुनिया में तो 60वें नंबर पर है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है हांगकांग। तो इतने पॉइंट्स आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत के किस मेट्रो स्टेशन पर उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन बनेगा जिसमें ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी? तो आंसर होगा नोएडा। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को शी मैन मेट्रो स्टेशन में बदलेगा। उसके बाद ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों के लिए विशेष सुविधाओं वाला उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन होगा। हालांकि शी मैन स्टेशन सभी यात्रियों के लिए खुला हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर यहाँ पे जा सकते हैं, सबके लिए ओपन होगा। अच्छा देखो, ट्रांसजेंडर की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे मिलते जुलते मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो आप याद रखो, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसके अलावा आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम क्या है? जोईता मोंडल है। क्या नाम है? जोईता मोंडल। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है? पृथिका याशिनी है। पृथिका याशिनी। और बात करें अगर भारत की पहली ट्रांसजेंडर सोल्जर का नाम सहाबी है, SHABI, सहाबी। तो ये भी कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया ने।
ये जहाज रानी यानी कि शिपिंग और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री है मनसुख मांडविया, और इन्होंने अभी भारत के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। और इसका जो आयोजन है वो फिक्की के द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना। और याद रखना, ये भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जिसमें वर्चुअल रूप से कारोबार होगा। अच्छा, बार बार मैं वर्चुअल कर रहा हूँ, ये वर्चुअल का मतलब आपको समझ में आता है? वर्चुअल का मतलब क्या हो गया? देखो, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मिरर, कांच के आगे आप अपनी फोटो देखते हो, तो जो आपको फोटो दिखती है वो क्या है? वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब जो रियल में नहीं है। आप कांच के आगे से हट जाओ, वो इमेज भी हट जाएगी। तो जो रियल नहीं है वही वर्चुअल है। जैसे अभी काफी बार आप सुन भी रहे होंगे, क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जा रही है। क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपस में असली में तो मिल नहीं सकते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए, हम भी यहाँ पे आ जाते हैं, चलो मिल लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। तो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग मतलब मिल रहे हैं, वर्चुअल मतलब नकली में मिल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, कोई एक साथ एक कमरे में थोड़ी ना मिल रहे हैं। तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है वर्चुअल मीटिंग, नकली में मिल रहे हैं। तो ये होता है वर्चुअल का मतलब। बाकी प्रहलाद जोशी, ये हमारे कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी आपको याद होगा, इन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर, आप जानते ही हो, कृषि मंत्री हैं, मुरैना यूपी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री है हमारे, हरिद्वार इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और इन्होंने अभी युक्ति नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी हाल ही में चाइना ने 1 जुलाई से बांग्लादेश के उत्पादों पर, उसके प्रोडक्ट्स पर शुल्क में 97% की छूट देने का फैसला किया है। यानी कि 97% कम टैरिफ लगाएगा उन प्रोडक्ट्स पे जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं। इससे क्या होगा? बहुत ही कम दामों में बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स चाइना में मिलेंगे, और इससे बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा। अच्छा, टोटल कितने प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जिन पे 97% कम टैरिफ लगेगा? तो 8256। वैसे आपको ये संख्या याद नहीं रखनी है, ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लो कि कितना परसेंट कम लगेगा। तो 97% कम लगेगा किस पे? बांग्लादेश पे। ये तो याद ही रखना है। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए $1.05 बिलियन की मंजूरी दी है। अच्छा, बात यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल इसकी बीजिंग है, बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक मोहन लाइन। अच्छा, अभी चाइना न्यूज में भी है काफी। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखो। अभी आपको पता है भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वो जगह का नाम याद रखो, लद्दाख में जो गलवान वैली है वहां पे, जहाँ पे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और उनके भी कुछ सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा अभी एक सिपर की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन सा है? तो चाइना है। पहले नंबर पे तो यूएसए ही। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अंटार्कटिका में खोजे गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? सही उत्तर होगा द थिंग। एक्चुअल में 2011 में चिले के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी फुटबॉल के आकार का एक जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल, तो उसकी एक खोज की थी और इसे द थिंग नाम दिया गया था। पर अब ये फिर से न्यूज में आया क्योंकि इसकी पहचान कर ली गई है। तो ये एक नरम खोल वाला अंडा है जो 68 मिलियन वर्ष पुराना है। देखो कितना पुराना है। तो ये एक प्रकार के विलुप्त हो चुके समुद्री सांप या छिपकली का अंडा है। डायनासोर के जमाने का, ये डायनासोर के समय का है। तो याद रखना, इसका नाम अंटार्कटिका में खोजा गया पहला जीवाश्म अंडा है ये, जिसका नाम है द थिंग। और कल भी हम लोगों ने जीवाश्म यानी कि फॉसिल से रिलेटेड एक प्रश्न पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास में 5 से 8 मिलियन साल पुराना हाथी का एक जीवाश्म यानी कि एक फॉसिल मिला था। उस हाथी को स्टेगोडन कहा जाता है, हाथी का एक प्रकार है वो भी, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में IFTAS ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा टी रविशंकर को। अच्छा, IFTAS मतलब क्या हो गया? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। और इसके अब चेयरमैन बन गए हैं टी रविशंकर। ये जो IFTAS है ना, ये RBI की पूर्व स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसका काम क्या होता है?
आरबीआई या जो भी दूसरे बैंक हो गए या कोई भी सहकारी समिति हो गई या दूसरे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं टी रविशंकर। अच्छा, टी रविशंकर तो इसके चेयरमैन बन गए। जो ये एन राजेंद्रन है, ये इसके बने हैं सीईओ, तो ये भी याद रखना। बाकी सेतुरमण पंचनाथन अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने थे अभी ये, और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो आंसर होगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, उनके मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में शामिल हो गया है ये। और ये जानकारी हमें दी है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने कि बीएसई 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। और टॉप पर कौन सा एक्सचेंज है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटल के साथ, यानी कि बाजार पूंजीकरण के साथ। बाकी बीएसई का हेडक्वार्टर ये आपका मुंबई में है। चेयरमैन इसके हैं विक्रमजीत सेन और आशीष चौहान इसके एमडी सीईओ हैं। अच्छा, बीएसई से आपको कुछ अपॉइंटमेंट याद आता होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि बीएसई की पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बनी थी। कौन? जयश्री व्यास बनी थी। शायद अब याद आ गया हो आपको। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, विक्रम पावह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो प्लीज वीडियो को कम से कम एक थम्स अप, एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा।